हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमें पता चला कि ओशन मास्टर की सरफेस वर्ल्ड पर अटैक करने की कोई इंटेंशन नहीं है, बट फिर भी ओशन के बॉटम में एक सेप्टर से अटैक होता है, जिससे ट्रेंच एक बार फिर से खुल जाती है और उसमें से फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर्स एक बार फिर से अनलीश हो जाते हैं। अब आगे जस्टिस लीग वॉल्यूम 2 इशू 15 हम देखते हैं कि मिड एटलांटिस में काफ़ी सारी कलरफुल मछलियाँ तैर रही हैं। ठीक उनके ऊपर यूएस मरीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ मिसाइल्स की टेस्टिंग के लिए अपनी पोजीशन ले रहा है, जिनके लॉन्च में अभी 42 मिनट्स 22 सेकंड्स बाकी हैं। तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म बजता है। मिसाइल के लॉन्च का काउंटडाउन इनिशिएट हो जाता है, जिनके टारगेट कोऑर्डिनेट्स भी अब चेंज हो चुके हैं, जिसके बाद वो मिसाइल सीधा पानी के नीचे चली जाती हैं, जिसको देखकर ऑफिशियल्स को लगता है कि ये ज़रूर कोई मेल फंक्शनिंग हुई होगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वहाँ पानी के नीचे कुछ नहीं था। और अपने काउंटडाउन के बाद वो एक सीक्रेट अंडर वाटर नेशन एटलांटिस के ऊपर जाकर फट जाती हैं। इसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं सुपर विले, जहां सुपरमैन डायना को बताता है कि ये सब यहीं इसी कमरे में शुरू हुआ था और मैंने क्लार्क केंट की आइडेंटिटी को पूरी तरह छोड़ने का सोचा भी है, बट मुझे पसंद है कि मैं कौन हूँ और मेरे पेरेंट्स कौन थे, इसीलिए मैंने इस डुअल आइडेंटिटी के बारे में सोचा। मैंने ब्रूस की तरह मास्क पहनने का भी सोचा था, बट बैटमैन और मैं काफ़ी अलग हैं और मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग मुझ पर यकीन करें बजाय इसके कि बुरे लोग मुझसे डरें, और इसके लिए उन्हें तुम्हारी आंखों में देखना ज़रूरी है। इसीलिए सुपरमैन के मास्क पहनने की बजाय क्लार्क केंट ग्लासेस पहनता है, जिस पर डायना बोलती है तुम सच में मजाक कर रहे हो, और सुपरमैन कहता है लो डायना तुम भी ट्राई करो, हमें कभी कभी अपनी इस दुनिया से अलग भी होना चाहिए। इसके बाद हम पहुँचते हैं वॉच टावर, जो कि हेडक्वार्टर है जस्टिस लीग का। यहाँ साइबॉर्ग को उसके पापा से पता चलता है कि एडमिरल कॉर्बी की बेटी भी यूएसएस मैबस पे ही थी, जिसकी मिसाइल टेस्ट के साथ किसी ने छेड़खानी की है। जिस पर साइबॉर्ग पूछता है कोई मिसाइल टेस्ट को तबाह करके उन्हें खाली समुद्र में क्यों चलाएगा, जिसका उसके पापा जवाब देते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता, और तो और नेवी अब उस शिप को कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पा रही। और साइबॉर्ग कहता है अगर ये काम किसी ने मैन्युअली किया होगा तो इसका पता तो मैं भी नहीं लगा पाऊंगा, अगर वो सिक्योरिटी कैमरा से बच निकले होंगे तो। मैं जल्दी से जल्दी इसे संभालने के लिए निकलता हूँ, मगर बिना कैरियर से डायरेक्ट लिंक के मैं भी उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा, और अगर मैं खो गया तो पक्का डूब जाऊंगा। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि हम महीनों से तैयार हैं तुम्हें एक एडिशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिव मोड देने के लिए, और साइबॉर्ग इसके लिए मना कर देता है क्योंकि इसके लिए उसे अपना बचा हुआ एक लंग भी बदलवाना पड़ेगा। जिस पर उसके पिता कहते हैं मैं तुम्हें कभी भी आर्गस को बाईपास करके तुम्हें खुद कॉल नहीं करता, अगर एडमिरल कॉर्बी ने मुझसे रिक्वेस्ट ना की होती। कोई भी माँ बाप किसी भी चीज़ की अपने बच्चे से ज़्यादा परवाह नहीं करता, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो, जिससे साइबॉर्ग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम पहुँचते हैं गॉथम सिटी में, जहाँ बैटमैन स्केयरक्रो के गुंडों की बोट का पीछा कर रहा था। तभी साइबॉर्ग उससे कॉन्टैक्ट करता है और बताता है कि हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम रिबूट हो रहे हैं वॉच टावर में आई एक इलेक्ट्रिकल सर्ज के चलते, और यूएस सुपर कैरियर से तो हम पहले ही कनेक्शन खो चुके हैं और ये सब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस बीच स्केयरक्रो के गुंडे हॉस्टेजेस को टॉर्चर करते हैं और बैटमैन विक्टर को बोलता है तुम संभल के रहो, मैं यहाँ से देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, तब तक तुम शिप से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते रहो, और तब तक मैं तुम्हारे पापा को बता देता हूँ कि तुम ठीक हो। जिस पर विक्टर बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बैटमैन इजेक्ट बोलकर बैटमोबाइल से निकलकर पहले स्केयरक्रो के गुंडों को मारकर हॉस्टेजेस को बचा लेता है, बट उनमें से कुछ बैटमैन पर अपनी गन एम करके बोलते हैं बाय बाय बैटमैन, और तभी एंट्री होती है एक्वामैन की, जो एक बार में उन सबसे निपट लेता है। जिसके बाद बैटमैन पूछता है कि तुम गॉथम में क्या कर रहे हो, जिस पर एक्वामैन कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम इस बात से भी नाराज़ हो कि मैंने किडनैपर्स को पकड़ने में मदद की। बैटमैन कहता है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, हालांकि मुझे स्केयरक्रो के गुंडों से लड़ने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी। जिस पर एक्वामैन कहता है बट मुझे है, मैं जानता हूँ कि हम एक दूसरे से कभी भी जस्टिस लीग के नेतृत्व को लेकर कभी सहमत नहीं हो पाएंगे, जिस पर हम फुर्सत से चर्चा करेंगे, बट अभी मेरे पास एक समस्या है। बोस्टन से लेकर गौतम की सभी मछलियाँ नॉर्थ ईस्टर्न सी बोर्ड से दूर जा रही हैं, और वो मेरी टेलीपैथिक कमांड का भी कोई जवाब नहीं दे रही, जिसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से अपने सर्वाइवल पर फोकस कर रही हैं। जब आखिरी बार ऐसा हुआ था तब एक फ्लैश ईटिंग क्रीचर्स के ग्रुप ने ओशन की गहराइयों से निकलकर एक टाउन पर अटैक कर दिया था। मुझे लगा कि तब मैं उनसे निपट चुका हूँ, बट
अब अगर ये पहले से ज़्यादा बड़ी संख्या में लौट आए हैं तो ये जस्टिस लीग के लेवल का थ्रेट होगा। इस बीच यहाँ मीरा की एंट्री होती है जो बताती है कि उसने 12 फिशेस के ग्रुप को फॉलो किया और वो सभी किसी स्पेसिफिक जगह नहीं जा रही, वो बस यहाँ से दूर जा रही हैं। एक्वामैन बैटमैन से पूछता है कि तुम थोड़े चिंतित लग रहे हो, जिस पर बैटमैन बताता है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ यूएसएस मैबस के इशू पर मदद करने आए होगे। एक्वामैन कहता है क्या हुआ उसका। इतने में जो मछुआरे अभी तक अपने खाली जालों को देख रहे थे वो अब पानी को देखकर डर गए, क्योंकि समुद्र का पानी अब बड़ी लहर का रूप ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस में सुपरमैन और वंडर वुमन सिर्फ एक चश्मे से अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाकर डिनर एंजॉय करते हुए यही बात कर रहे थे कि लोग उन्हें इस समय इसलिए नहीं पहचान रहे क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम जस्टिस लीग के अलावा भी कभी कोई दूसरी ज़िंदगी जीते होंगे। तभी अचानक से रेस्टोरेंट की लाइट चली जाती है और पूरे शहर में अंधेरा हो जाता है और पता चलता है कि पानी की बड़ी सी लहर एक पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर सीधा शहर में घुसने वाली है, जिसको देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। और इस भीड़ में लुइस लेन और उसका फोटोग्राफर जिमी भी शामिल थे। इस सारे केओस के बीच सुपरमैन और वंडर वुमन अपनी ट्रू फॉर्म में आकर सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ दौड़ते हैं और उसे बीच में ही रोक लेते हैं। बट पानी अभी भी काफ़ी तेज़ी से शहर में घुस रहा था, जिसे सुपरमैन भी इतनी तेज़ी से अपने हीट विजन से स्टीम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। इस बीच लुइस लेन भी पानी के साथ बह जाती है, जिसको बचाने के लिए सुपरमैन जा ही रहा होता है, बट विल्को उसे बचा लेता है। और इस बीच साइबॉर्ग का मैसेज मिलता है कि सैटेलाइट्स अब वापस ऑनलाइन आ चुकी हैं। बोस्टन और मेट्रोपोलिस से एक बड़ी सुनामी की लहर टकराई है, जिसके बाद विल्को बोलता है कि मुझे किंग आर्थर को ढूंढना होगा क्योंकि वही अपने भाई को रोक सकते हैं, वरना वो सब कुछ डुबा देगा। इसके बाद बैटमैन साइबॉर्ग को बताता है कि पानी अब पीछे हटने लगा है, बट साइबॉर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड वेव भी गौतम को हिट करने वाली है, जिसके लिए शहर को खाली करने का आदेश जारी हो चुका है। इन सब के बीच में आर्थर बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सिर्फ पहला वार था जिसमें भारी जनसंख्या वाले शहरों को डुबाया जाता है, और अगला है डायरेक्ट ग्राउंड असॉल्ट। ओ माय गॉड, वो लोग एटलांटियन वॉर प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं, जिस पर बैटमैन पूछता है तुम्हें कैसे पता, और एक्वामैन बोलता है क्योंकि मैंने ही उन्हें लिखा है। इसके आगे की कहानी कंटिन्यू होती है एक्वामैन के इशू 15 में, तो उसके लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बट जानने से पहले कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लग रही है। टिल देन फॉलो द ओमनीवर्स गाइड।